दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गज से और आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी। दर्शकों, लॉर्ड बुद्धा टीवी के मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और इसी प्रोग्राम की कड़ी में आज मिलने जा रहे हैं महाराष्ट्र राज्य के पूर्व शिक्षा संचालक आदरणीय नंदन नांगरे साहब से। जी हां, नंदन नांगरे साहब एक ऐसे व्यक्ति है जो पूरी तरह से बुद्ध फुले शाहू आंबेडकरी विचारों से प्रभावित है। बाबा साहब के विचारों का कुछ देना है, इस भावनाओं से वो समाज में काम करते हैं। शिक्षण संचालक बोलकर उन्होंने इस शिक्षण क्षेत्र में बदलाव आने चाहिए, इसलिए बहुत सारा अच्छा काम उन्होंने प्रयास किया है। भारतीय बौद्ध महासभा के वो सदस्य है, सभासद है और एक बाबा साहब का सच्चा बंदा बोलकर समाज में वो काम करते हैं। तो ऐसे नंदन नांगरे साहब से आज के इस मैत्री संवाद में मिलते हैं और जानते हैं उनके जीवन और कार्य के बारे में। नमो बुद्धाय सर, जय भीम सर। जय भीम, जय भीम। सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा टीवी पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपके कार्य की सराहना भी करता हूं, जो बाबा साहब का विचार लेकर आप जन जन तक जाने का प्रयास करते हैं सर। तो सबसे पहले इस मैत्री संवाद में हम जानेंगे, आपका परिचय जानेंगे सर। परिचय दें आप। मैं नंदन विठल नांगरे, एक देहाती पार्श्वभूमि से उभर कर मैं यहाँ तक आया हूँ जी। हमारा गांव है जो हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में औंढा नागनाथ के नज़दीक जी। इवाल्की नाम का देहात, छोटा सा देहात है। मेरी शिक्षा की शुरुआत वहीं से हो गई जी। और मैंने मेरा जो पदवी का शिक्षण है वो आदर्श महाविद्यालय हिंगोली से और पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ औरंगाबाद से, और उसके बाद बीएड मैंने अम्बेजोगाई से किया। जी जी जी। ये एजुकेशन प्राप्त करने के बाद मैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में राज्य शास्त्र तथा लोक प्रशासन विषय का अध्यापक रहा हूँ और अध्यापक करते करते मैंने महाराष्ट्र एमपीएससी जो है हमारा पब्लिक कमीशन, उसकी एग्ज़ाम दे दी और महाराष्ट्र शिक्षा सेवा में क्लास 1 अधिकारी का मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मैं महाराष्ट्र शासन के शिक्षा विभाग में क्लास 1 अधिकारी ज्वाइन हो गया। उसके बाद जी शिक्षा अधिकारी, फिर शिक्षण उपसंचालक, उसके बाद संचालक, ऐसी पदों पे बहुत सारी जिम्मेदारियों का मैंने बहुत तहे दिल से और ईमानदारी से काम किया है। जी जी जी। और हाँ सर जी, आप शिक्षणाधिकारी थे, बराबर है। तो शिक्षणाधिकारी से लेकर राज्य के शिक्षा संचालक आप बने हैं सर। तो ये प्रवास कैसा रहा आपका? ये प्रवास तो बहुत अनूठा रहा जी। देखिए, बाबा साहब आम्बेडकर जी को पढ़ने के बाद एक जो ज्ञान मिलता है अपने बारे में, समाज के बारे में और विश्व के बारे में। जी जी। बाबा साहब का कहना था कि अपना समाज एक शासन करती जमात होना चाहिए। जी जी। और शासन करती जमात बनने के लिए हम लोगों के पास 2 पर्याय है जी। एक है कि प्रशासन या शासन में जाकर गवर्नमेंट जो नीतियाँ तय करती है, ये धोरण बनाती है, जी जी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, अमल बजावनी आपने लोगों के लिए करना, ये एक पर्याय है। और दूसरा पर्याय था कि राजनीति में कदम रखकर इलेक्शन लड़ाना, बाद में जो आमदार, खासदार या विधिमंडल का सदस्य होना, उसके बाद वो एक दूसरा पर्याय है। अच्छा, जी जी जी। दूसरा पर्याय जब समय में और अभी के हालात में हाँ। सही आदमी के लिए उतना बराबर नहीं है। जी जी जी। हाँ, बराबर। तो इसीलिए मैंने ये सुना कि चलो भाई, अब समाज की तो सेवा करनी है जी, और समाज की सेवा करनी है तो वो राजनीति तो अपने लिए सूट नहीं करती। जी जी। तो मैंने प्रशासन को अपना लिया। अच्छा। और फिर प्रशासन को अपनाते हुए मैंने शिक्षा अधिकारी, उसके बाद शिक्षण उपसंचालक और संचालक के पद पर मैंने अपनी भूमिका, मेरा कर्तव्य बहुत सही तरीके से निभाया है। जी जी। नांगरे साहब, क्या होता है, अपना जो समाज का आदमी होता है उसको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करते हुए ये सब हासिल करना पड़ता है। तो आपके जीवन के बारे में कुछ ऐसी कठिनाई आई थी क्या? वैसे तो सर, जो अनुसूचित जाति जमाती के लोग हमारे देश में या हमारे बहुजन समाज के लोग हैं या ओबीसी के लोग हैं जो सिस्टम में काम करते हैं ना, तो उनको
जन्म से ही बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता जी है। जी। आप जान लीजिए कि हम जब छोटे थे तो तब तो खाने पीने की बहुत आदत थी, अच्छा, हाँ हाँ। बहुत प्रॉब्लम होते थे, जी जी जी। खाने को भी नहीं मिलता था, कई कई समय पर भूखे रहते थे, अच्छा कई समय पर वो शारीरिक मेहनत के काम भी किया हमने, बंडिंग किया, वो तालाब का काम किया, जी। खड्डे खोदने का काम किया, बहुत सारे काम किया हमने। अच्छा जी। इतना करने के बाद भी जब ये अनुसूचित जाति जमाती या पिछड़ा वर्ग जब काबिल बनता है जी। तो उसको सिस्टम के साथ काम करना पड़ता है। वाह। और सिस्टम जो है हम ये लोगों की तरफ एक अपनी पुरानी नजर से देखती है कि भाई चलो ये पढ़ा लिखा तो क्या हो गया, अच्छा। लेकिन है तो वो पिछले जमात का ही है ना, जी जी जाति जी। का तो है, तो बराबर, इसीलिए वो लोग बिल्कुल अपने दिल से नहीं अपनाते। सही बात है। और मान लीजिए कि अगर काम करना है ना तो एक क्लास वन अधिकारी में दूसरा क्लास वन जो आप है जी तो वहाँ ऑफिस में काम करने के पहले वो पूरा पता लगाते कि कहाँ का रहने वाला है, क्या करता था, वो कौन से मिजाज का है, जी जी ये जी पूरी जी। जानकारी लेकर उसके साथ बर्ताव करते हैं। अच्छा मान लीजिए कि वहाँ काम करने वाला आदमी थोड़ा सा सिस्टम के साथ मिलता जुलता है या वो सिस्टम के साथ बहता है तो फिर उसको और ज्यादा तकलीफ हो जाती है। जी 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 जी। लेकिन जो इंसान अपने उसूलों पे काम करता है, जी जी बाबा साहब आम्बेडकर ने जो हमारे लिए जो मूल्य व्यवस्था दी है, हमारा जो बुद्ध धर्म दिया है, जी जी जी। वो धर्म के मूल्य और आपने कुछ जो क्षमता होती है इंसान में उसको मिलाकर अगर कोई इंसान काम करता है कि मुझे नहीं लगता कि वहाँ उतनी ज्यादा, हाँ लोग परेशानी करते हैं तुम्हारे लिए बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े करते हैं, तुमको काम भी नहीं करने देते क्योंकि सिस्टम उनके हाथों में जी होती जी है। जी जी। तो बराबर है। ये तो कठिनाई मेरे लिए नहीं, आपने जितने भी अधिकारी काम करते हैं ना, हाँ, हाँ। सबके लिए कठिनाई होती है। जो कठिनाई हर अपने पिछड़े वर्गों को सहनी करती है, लेकिन हमने ये सब सहा। जी जी। लेकिन हमने अपने उसूल नहीं छोड़े, हम उस अच्छा। पर डटे रहे। जी और जी। चाहे कितने भी प्रलोभन हो या कितना भी दबाव हो, हम्म। दबाव के आगे हम झुके नहीं, जी जी। और प्रलोभ ने हमको पागल नहीं किया। जी 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 जी। इसीलिए बिल्कुल अभी तो चलता है। जी जी। नांगरे साहब, आपका जो काम है जी धार्मिक, सामाजिक, या। शैक्षणिक, अलग अलग क्षेत्र में आपका काम है। जी जी तो अभी अभी आप भारतीय बौद्ध महासभा के एक सदस्य बोलकर काम करते हैं, जी। तो ये काम आपका किस तरह से रहा है? अभी देखिए सर, सेवानिवृत्त होने के बाद अच्छा, सिस्टम के साथ तो रहना जरूरी है। जरूरी है। जी जी। आज जो सिस्टम के साथ नहीं रहता वो घर में बैठ के क्या करेगा? सही बात है। और हमारा जो मूल जो स्वभाव है हाँ वो लोगों में रहना, लोगों के साथ काम करना, लोगों के लिए कुछ उसको पढ़ाना सिखाना का काम है। जी जी जी। अभी हम भारतीय बौद्ध महासभा में काम करते हैं और मान लीजिए कि जब बाबा साहब आम्बेडकर और बुद्ध को सारी दुनिया, हाँ हाँ। बाबा साहब आम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज है जी जी और जी। भगवान बुद्ध सिंबल ऑफ लाइट है दुनिया का, जी, लेकिन जी, ये हाँ। दुनिया का प्रकाश का जो सिंबल है हम्म। और ये ज्ञान का सिंबल है। बाबा साहब आपके साथ है हाँ तो मुझे नहीं लगता कि आपको डरने की कोई बात नहीं है। जी। बुद्ध की जो नीतियां है ना, वो नीतियों को हम साथ लेके काम करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि यही आज की जितने भी समस्या है मानव समाज में, जी जी। चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, कौटुंबिक हो, इस समस्या का जो उपाय है, हाँ वो अगर उसको आप सुलझना चाहते हैं तो आपको बाबा साहब का ज्ञान और बुद्ध की प्रज्ञा लेकर ही साथ चलना पड़ेगा। जी जी। अभी मान लीजिए कि बुद्ध की जो पंचशील है, हम्म। मुझे नहीं लगता कि आप चाहे किसी भी धर्म के हो या किसी जाति के हो, जी तो हिंसा करना तो कोई भी नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता, बराबर है। तो मतलब मैं हिंसा नहीं करूंगा, हम्म। मैं सबके साथ प्यार से और प्रेम से रहूंगा, ये तो बुद्ध का पहला तत्वज्ञान है। जी जी। अगर मुझे समाज में जीना है या समाज के साथ काम करना है, या मुझे हम समाज में जो दुखी लोग हैं या जो परेशान लोग हैं, अगर उनको मुझे मदद करनी है, तो मैं अगर खुद हिंसक हूँ तो उनकी मदद नहीं कर सकता। सही बात है। ये जो मैं हिंसा नहीं करूंगा, हिंसा इसका मतलब ये नहीं कि अगर मेरे सामने कोई किसी को मारता है या कोई मुझे सताता है जी जी तो जी। उसका कुछ नहीं करूँ, ऐसा नहीं हिंसा का अच्छा मतलब। अच्छा, सही बात, सही इसका बात। मतलब यह है सर कि हाँ अगर मैं पहले किसी पे आक्रमण नहीं करूंगा, अच्छा। मैं ऑफेंसिव नहीं रहूंगा, मैं डिफेंसिव रहूंगा। अगर कोई मुझ पर ऑफेंस करता है ना, तो हाँ। मैं डिफेंसिव तरीके से उसका सामना करूंगा, और इतना होने के बाद में मैं उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करने की चेष्टा जी करूंगा। जी जी जी। इसका मतलब ये है। अच्छा। अभी मान लीजिए कि दूसरा जो तत्व है कि अधीन दाना वेरमनी, हाँ। आप जानते हैं कि मनुष्य स्वभाव से अपने वो जन्म से तरल स्वभाव का होता है, वो जी जी है कि नहीं? जी। और कहीं बहुत सारे कम लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी
हिम्मत और ताकत से काम करते हैं। जी जी बराबर, लेकिन सही बहुत बात सारे है। लोग ऐसे होते हैं सर की जिनको लगता है कि यार कौन झंझट पड़ेगा, कौन काम करेगा, हाँ, हाँ, सब हाँ, मिलता है ना तो ले ले। तो सही अधीन बात दाना है। वेर मनी, इसका मतलब क्या है कि अगर हाँ, कुछ चीजें पाने के लिए मैंने कुछ काम ही नहीं किया, मैंने क्वेश्चन नहीं उठाए, अच्छा। मैंने मेरे पसीना नहीं बहाया, तो उसको मैं अपनाऊंगा नहीं। जी जी जी, एक बात। बराबर, सही बात। और दूसरे जो मुझे देते हैं, हाँ, दूसरे लोग जो मुझे देते हैं ना, तो मैं उनसे लूंगा नहीं। अगर अच्छा। किसी के पसीने का मैं लूंगा नहीं। हम्म। और ऐसा, अब जब मुझे कुछ दान देना है जी तो मैं मेरे पसीने का दान दूंगा, उससे लेना नहीं, और जो भी लिया मैं उसको देना, मैं उसको दूंगा नहीं। जी जी सब दानम धम्म दानम जिनाती, ये बुद्ध का पहला संदेश जी है। जी जी। अगर इंसान बोल के आप दुनिया में आए हो, हाँ तो आपका पहला फर्ज बनता है कि आपके पास जो भी है, हाँ। जो भी ताकत है, जो हिम्मत है या सत्ता है, संपत्ति है, जी 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 उसको आपको समाज के चरण में दान करना है, गरीबों के चरण में दान करना है, जी और उससे आपको सुख पाना है। जी जी। नांगरे साहब, जी कुछ दिन सेवानिवृत्ति के बाद जी आपने राजनीति में भी कदम रखा था। हाँ जी। तो ये जो है, ये अनुभव कैसा रहा आपका? जी, राजनीति का अनुभव तो ये मान लीजिए कि जो मछली होती है ना, हाँ हाँ हाँ। वो बड़े तालाब की और छोटे तालाब की, तैरना तो जानती है वो। जी 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 जी, हाँ हाँ हाँ। तो राजनीति में मैंने किसी को प्रॉब्लम नहीं दिया ना, अच्छा। किसी का प्रॉब्लम नहीं लिया, अच्छा। लेकिन राजनीति का जो काम है ना, हम्म। हम जिस तरह से उसको जानने की चेष्टा करते हैं, उतना उसका काम उसी तरीके से या उस सिस्टम से नहीं चलता। जी 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 क्योंकि राजनीति में काम करने के लिए आपको ये बुद्ध, या क्या बोलते हैं अपन, की बाबा साहब और बुद्ध का तत्वज्ञान लेके आप उसमें जा तो सकते हैं, लेकिन आज के हालात में वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं ना, जी वो बुद्धा बाबा साहब के तत्व ज्ञान पे वो यकीन तो करते हैं, जी जी। लेकिन वो अमल में नहीं लाते, अच्छा। चाहे किसी भी हो। और इसीलिए प्रॉब्लम ऐसा है कि ये एक बात है। हाँ दूसरी बात मेरी ये थी कि अगर हम जैसे पढ़े लिखे लोग हाँ। अगर राजनीति में आपकी भूमिका नहीं निभाएंगे, अच्छा। तो ये सारे गुंडे और गुंडागर्दी करने वाले और चोर लफंगे उसमें आ जाएंगे। अच्छा। आपको अब इस बात की जानकारी जान के बहुत आश्चर्य होगा कि जी बोलिए। आज के जो हमारे विधायक है, हाँ, चाहे हाँ। वो संसद के हो हाँ या विधानसभा के हो, हाँ। उसमें से 44% लोग हैं जो ना 46% जी जी वो लोगों, वो क्रिमिनल या उन पे कुछ ना कुछ गुना, नॉन कॉग्निजेबल गुने के वो भागीदार है। अच्छा। किसी पे बलात्कार का गुना है, किसी पे बोलो तो चोरी का गुना है, कुछ अच्छा, अच्छा, डकैती का अच्छा। गुना है। हाँ। अभी ऐसे लोग हैं तो वो लोग समाज के लिए ईमानदारी की भूमिका नहीं निभाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि राजकारण में ठीक है कि उसमें थोड़ा सा जी 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 पढ़े लिखे आदमी के लिए, सही आदमी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है जी लेकिन वो वहां से दूर भाग भी नहीं सकता। जी जी। इसलिए मैं मेरे सब पढ़े लिखे भाई बहनों को हाँ बिल्कुल आह्वान करना चाहूंगा कि आप जब तक राजनीति में एक भूमिका लेकर नहीं जाते तब तक ये इस तरह की राजनीति लोग करते रहेंगे और अच्छे लोगों को सताते रहेंगे। जी जी। नांगरे साहब, बात ये भी है कि बाबा साहब के पश्चात, है क्या, हाँ। बाबा साहब के पश्चात ये समाज अभी तक सत्ता में नहीं आया है। हाँ, इसके कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, पहला कारण तो ये है कि बाबा साहब का जो समाज है या कोई पिछड़ा समाज, उसके अपनी कोई स्टेबल ऐसी उसकी कोई निश्चित ऐसी राजकीय भूमिका नहीं है। अच्छा। मान लीजिए कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, हाँ। गवर्नमेंट की नौकरी किया मैंने, हम्म। और बाबा साहब आम्बेडकर जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जी। जो पक्ष था, जो पार्टी थी, हम्म। अगर मैं उसके लिए मेरे दिल पे कोई हमदर्दी नहीं है। जी जी बात ये हो गई है कि वैसे तो बाबा साहब के बाद सत्ता में नहीं आने का पहला कारण है कि हमारे जो नेता लोग थे ना, वो हाँ। काम तो हमारे पक्ष में करते थे, अच्छा। लेकिन उनको जिस तरह से वो व्यवस्था ने उसको समझ लेना चाहिए था, वो काम नहीं हो गया। अच्छा। हमारे में जो भी लोग थे, कुछ लोग हमारे, मान लीजिए कि कोई कांग्रेस में चला गया, हाँ हाँ। कोई कम्युनिस्ट में चला गया। अच्छा। अब आज तो ऐसे हालात की कि बहुत सारे बीजेपी में जा रहे हैं, जी जी जिधर मिलता है उधर भागता है। अगर इस तरह के हमारे नेताओं की या कार्यकर्ता की परिस्थिति रहेगी, जी जी तो हम सत्ता कहाँ से पाएंगे? सही बात। पहले तो मान लीजिए कि हमारा कोई, या पूरे भारत में 15% हमारे जो एससी समाज के लोग हैं, अच्छा। और 8.5%, 7.5%, 22 तकरीबन वो एससी एसटी ये लोगों की जो तादाद है या जनसंख्या है, वो
22% तक है, 15, 23%, अभी 25 हुई होंगी। 25% लोग अगर 25 पार्टियों में वो विभाजित हो जाएंगे तो जी। हमारी सत्ता कहाँ से आएगी? जी जी लोकशाही में तो वोट मांगता है। हाँ, सही बात और है, आप सही जब बात है। तक एक भूमिका लेके हाँ। अपने भूमिका के लिए जो पक्ष काम करते हैं, आप उसके लिए जब तक काम नहीं करेंगे तो ये सब मतलब एक जगह पर नहीं आएंगे और हमारी सत्ता नहीं आएगी। जी, ये कारवां अब कब तक चलेगा? सत्ता में जाने के लिए क्या प्रयास करना पड़ेगा? देखिए, अभी मान लीजिए कि जैसा कि महाराष्ट्र अपना है, तो महाराष्ट्र में जी मैंने जो राजकीय परिस्थिति का हम सत्ता में जाने के लिए क्यों नाकाम हो गए, तो इसका मुझे ऐसा लगता है हाँ हाँ कि एक आदमी कोई भी उठता है, उसमें एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, 2-4 सदस्य, वो बोलता है कि मैं अखिल भारतीय पक्ष का नेता हूं। अच्छा। हाँ, यानी कि जिसको ऐसा लगता है ना कि मुझे कुछ चाहिए, वो पक्ष बनाता है। जी 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 और हमारे बराबर। लोग उसमें विभाजित हो जाते हैं जब तक हम एक नहीं होते। अच्छा, हर कोई राष्ट्रीय नेता है, बोलो ना। राष्ट्रीय नेता है, जी जी हालांकि जी। उसमें 5 लोग क्यों ना हो, हाँ, है कि नहीं? अच्छा। हमारी जो संगठनाएं है, जो सामाजिक संगठन हो या धार्मिक संगठन हो, हाँ 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 अभी मैं कहता हूं कि अगर बाबा साहब आम्बेडकर को आप अपना प्रमाण मानते हैं, जी। आप उसको आदर्श मानते हैं, बराबर। तो बाबा साहब ने जो हमको शिक्षा दी है, हमको दीक्षा दी है, उनके उसूलों पे हम क्यों नहीं चलते? जी 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 हम स्टेज पे जब आते हैं तो बाबा साहब का विजय असो, बुद्ध का विजय असो, ऐसा जोर जोर से चिल्लाते हैं। जी। और घर में आने के बाद वो यहाँ अपना पुराना बहाना। जी जी तो इसीलिए सब सारे अच्छा सब सत्ता नहीं मिलती। जी। मेरा अपना इस तरह का रहा है कि हमारे जो भी लोग हाँ प्रस्तापित पार्टियों में जो जाते हैं ना, तो उनको छोड़कर उन्होंने अपनी खुद की पार्टियां बनाना जरूरी है। अच्छा। ओबीसी की एक पार्टी होनी चाहिए, एसटी की एक पार्टी होनी चाहिए और एससी की एक पार्टी होनी चाहिए। जी। और ये 3 पार्टियों के लोगों का आपस में जब तक तालमेल नहीं होता, जी। तब तक ये प्रस्तापित लोग वाले लोग, चाहे कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो या कम्युनिस्ट हो या तुम्हारे लोकल पार्टी के हो। अच्छा। आप ये बात देखिए ना कि जितने भी प्रस्तापित पार्टियां ना, उनके नेता कौन है? हाँ, उनके जो अभी कम्युनिस्ट हो, उनके नेता भी कोई तो वही लोग है ना, वही लोग हैं। कांग्रेस वाले भी वही है, हाँ। शिवसेना वाले भी वही है, सही बात, राष्ट्रवादी वाले भी वही है। अगर वो नहीं है तो उनको अपना बनाते हैं। जी 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 तो जब तक हम लोग अपनी भूमिका के लिए अपना खुद का पार्टी नहीं बनाएंगे और उसमें हम लोग सारे शामिल नहीं हो जाएंगे, क्योंकि जी ये तो बहुमत की सरकार चलती है। सही बात है। और बहुमत में अगर हमको जाना है संसद में, तो हमारे लोगों का वोट हमको ही मिलना चाहिए। जी 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 जब तक हम हमारे पार्टी को मतदान नहीं करते, आज जब हमारी पार्टियां, चाहे वो एसटी ओबीसी की हो, वो एक दिल से काम नहीं करती, तब तक तुम्हारा संसद में बहुमत नहीं आता। मान लीजिए कि ये 22, 23, 25% और ओबीसी के 50%, कितने लोग हो गए? हाँ 75%। जी जी 75% के लोग होने के बाद भी हमारा एक खासदार या कोई आमदार या कोई क्यों नहीं चुन के आता? हाँ इसीलिए नहीं आते हो कि वो लोगों ने हम लोगों को आपस में बांट लिया है। जी। आज जी, जो जी। नेता बनता है ना, वो तो खुद की तो बहुत बनाता है, गाड़ी भी लेता है, बंगला लेता है। हाँ, बराबर, वो सही जनता बात के लिए है, कौन काम करता है? नहीं बात, सही बात। ये जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, तो मेरी अपनी राय है कि चाहे वो मायावती जी हो या जी 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 मान लीजिए कि यूपी के बेल्ट में बीएसपी का काम चलता है, अच्छा। तो बीएसपी के वहाँ दो आदमी आने के, 2-4 आदमी या 25-4 आदमी आने के बाद वो क्या करती है, हाँ। महाराष्ट्र में आती है, जी। अभी महाराष्ट्र में काम करूंगी। हाँ, यहाँ तो हाँ, पहले ही बाबा साहब को जानने वाले लोग है ना, जी 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 फिर यहाँ के लोग कुछ उसमें वहां चले जाते हैं, फिर यहाँ के जो काम करने वाले लोग वहां चले जाते हैं, उनका भी बहुमत खलास होता है, इनका भी जी, बहुमत खलास जी, होता जी, है। जी, जी, तो जी। उनके कौन आएगा? हाँ। अभी मान लीजिए कि मायावती जी ने सत्ता में आने के लिए अच्छा किया, उन्होंने 4 बार उन्होंने मुख्यमंत्री रह चुके, बराबर है, सही वहाँ के बात। बहुत सारे लोग एमएलए हो गए, बहुत सारे लोग खासदार हो गए, उन्होंने कुछ काम भी किया। जी। लेकिन जो गलती हर पिछड़ा वर्ग करता है, वही गलती उनसे हो गई। अच्छा। उन्होंने बीजेपी के साथ अपना ये संगठन बना लिया। जी जी हाँ। और ये जो वाजपेयी जी है ना, वाजपेयी की क्लिप हमेशा सोशल मीडिया पे वायरल होती है। देखो जी हाँ। तो एक वार्ताहर ने बीजेपी को जो पूछा कि बीजेपी जी, हाँ बीएसपी तो बाबा साहब के आदर्शों पर चलने वाली है, सही बात है। और आपकी पार्टी तो गोलोक गुरुजी को प्रमाण मानती है, हम्म। तो आपने बाबा साहब अंबेडकर को प्रमाण मानने वाली पार्टी ने बीएसपी के साथ आपने क्यों संगठन किया? अच्छा। क्यों आपने उनके साथ अपना संगठन बनाया? तो आप मेरे ख्याल से कि ये
वाजपेयी जी ने जो उत्तर दिया ना, तो पिछड़ों की आंख खोलने वाला उत्तर है। अच्छा, आप वो क्या उत्तर था वो? तो वो बोले कि हाँ देखिए, बोले ये बात सही है कि बीजेपी के साथ हमारा जमता नहीं जी। और आगे भी नहीं जमेगा, लेकिन मैं आपको राजनीति की क्रूरता बताता हूँ। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि अगर मान लेते हैं कि आपको आपके पैर में कांटा चुभा है, छोटा सा कांटा पैर में चुभा है आपको जी। अगर आपको उसको निकाला तो आप बड़े बड़े कांटे का यूज करते हैं। है कि नहीं? सही बात, सही बात। तो उन्होंने बोले कि वहां जो ये वो समाजवादी पक्षी थी और कांग्रेस थी ना, कांग्रेस और समाजवादी पक्ष है, जैसे बड़े कांटा निकालने के लिए बीजेपी का छोटा कांटा यूज किया। अच्छा, और जब उनको फेंक दिया तो हमने इनको भी फेंक दिया और हम वहां जाके बैठ गए। तो ये जो राजनीति है, मनुवादी राजनीति, मनुवादी राजनीति, बराबर है। तो ये मनुवादी राजनीति हमारे पिछड़े भाई, हमारे बहन, हमारे शिक्षित लोग जी जब तक समझ नहीं लेते ना, तब तक आपकी सत्ता नहीं आने वाली। जी जी। नांगरे साहब, आपने तो शिक्षा क्षेत्र में जी, हाँ, शिक्षा संचालक बोलकर आपने काम किया हाँ। है। हाँ? एक बाबा साहब का कोटेशन है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। तो ये किस हालात में बाबा साहब ने वाक्य कहा था? देखिए, बाबा साहब आम्बेडकर ने जो मेरे ख्याल से कुछ 20 या 25 लोग भेजे थे फॉरेन में शिक्षा लेने के लिए। हाँ जी जी जी, हाँ हाँ जब तो हमारे लोग तो शिक्षित थे ही नहीं, जी, है कि नहीं? बराबर है। वो लोग पढ़ने लिखने के बाद भारत में जब आए ना, तो बाबा साहब का ऐसा कहना था कि ये लोग ना हाँ। समाज, यहाँ पढ़े लिखे होकर यहाँ आकर समाज सेवा करेंगे जी और अपने समाज की सेवा करेंगे, वो राजनीति में आएंगे जी। लेकिन वो लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो समाज सेवा में, राजनीति, मेरे ख्याल से वो बैरिस्टर खोबरागड़े और 1 से 2-4 लोग थे अच्छा, कि जो आ गए। बाकी के लोग सब अपने वहां पढ़े लिखे आए, शासन प्रशासन में शामिल हो गए, अपना सेटल हो गए, अपना सेटल हो गए, बच्चे सेटल किए, बीबी अच्छा। सेटल की, बाकी की पूरी 2 पीढ़ियां सेटल की। अच्छा, तो वो और बाबा साहब को लगता था कि ये लोग मेरे समाज को आगे लेके अच्छा। चलेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं, वो कंटेक्स्ट में बोला था। जी जी, ये एक बात है। ये बात सही है कि हर पढ़े लिखे आदमी का एक उत्तरदायित्व होता है जी 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 कि मैं जिस समाज में, मैं जिस समाज की स्तर से ऊपर आया हूँ, बराबर, सही तो बात है। पीछे मुड़कर बैक टू द सोसाइटी करना मेरे लिए बहुत जरूरत है। इसे बाबा साहब ने कहा था कि ठीक है कि आप लोग गवर्नमेंट ने अच्छे पदों पे, तो वो आपने जो भी आपको मिलता है उसका 20वां भाग जी जी यानी कि जी, बोले तो आप समाज के लिए दे दो, लेकिन हमने वो भी काम नहीं किया। ये एक बात हो गई। अच्छा, और सबसे बड़ी बात देखिए, मान लीजिए कि एजुकेशन है इसीलिए तो हम लोग अभी जिंदा है। सही बात है। अगर नहीं होता तो आप मुझे नहीं पूछते थे और मैं आपको मुलाकात भी नहीं देता था। सही बात। ये तो सब बाबा साहब की देन है। सही बात है कि नहीं? अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम भी नहीं होते। सही बात। तो पढ़े लिखे लोगों का अब ये कर्तव्य होता है कि उन्होंने समाज की तरफ आपने ध्यान देना चाहिए जी, और आपने समाज कैसा ऊपर उठेगा, सामाजिक दृष्टिकोण से, राजकीय दृष्टिकोण से। और शिक्षा के बारे में, हाँ देखिए, काल कौन सा भी हो, हाँ, मनु का हो या उसके पहला हो या आज का हो या आने वाला हो, सही बात है। हाँ, हर जो सांस्कृतिक वर्चस्ववादी गट समाज होता है ना, जी जी, वो अपने समाज, उसके नीचे पायदान पे जो लोग काम करते हैं ना, उनके लिए वो सही तरीके से काम नहीं करते। सही बात। उनका एक ही उनके दिमाग में था कि ये लोगों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। जी जी जी, आपको पता होगा कि आज के जमाने में जब से बीजेपी या 14 से या अब 12 साल होते आए हैं, जो वो सत्ता में आई है ना, तो उन्होंने पूरी शिक्षक व्यवस्था नष्ट कर दी है। जी जी जी। अभी हम लोग 1,04,000 स्कूल तो बंद कर दिए। हाँ, सही बात। और जितने भी स्कूल है ना, अभी उन्होंने उनका जो राइट विंग एजुकेशन शुरू किया है। जी, आपको पता नहीं होगा कि हर एजुकेशन में, आप मान लीजिए कि हर यूनिवर्सिटी का कुलगुरु अभी राइट विंग का है। अच्छा, बराबर है, सही बात। हर एजुकेशन में काम करने वाले प्रोफेसर राइट विंग के हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाला एसपी, डीएसपी वो सब राइट विंग का है। हाँ। और ये लोगों पे दिमाग में ये बात डाली कि हम लोग इस जमाने में ये लोगों पे राज करने के लिए आए हैं। अगर ये लोगों को आप अच्छी शिक्षा देके अपने साथ साथ ऊपर उठाएंगे तो राज किस पे करेंगे? जी। तो शिक्षा की राजनीति ये देश की संपत्ति और सत्ता पे कब्जा करने की राजनीति है। जी जी, ये राजनीति हम जब तक समझते नहीं तब तक मुझे लगता है कि इसमें भी हम काम नहीं कर सकते। जी जी। नांगरे साहब जी, महाराष्ट्र के अंदर आरक्षण का मुद्दा बहुत चल रहा है जी। और खास करके देखा जाए तो एससी प्रवर्ग जो होता है इसके अंदर उपवर्गीकरण की बहुत लोगों की मांग है।
मोर्चे निकल रहे हैं हर महाराष्ट्र के अंदर, हर शहर शहर से, क्या कहेंगे इस बात को लेकर आप? देखिए, ये आरक्षण का उपवर्गीकरण ये भी एक मनोवादी षड्यंत्र है जी। आपको ये समझ लेना चाहिए। आरक्षण की मांग करने वाले लोग कितने थे? हाँ। कितने लोग हैं महाराष्ट्र में? एक हमारे जो मातंग समाज के भाई बहन है जी। हाँ। उनमें से भी मांग करने वाले सब नहीं है। अच्छा। हाँ। उनको ऐसा लगता है कि मैं समाज का नेतृत्व करूंगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा। ये लोगों का षड्यंत्र है। और ज्यादातर उनका दिमाग नहीं है। उनका दिमाग कोई उनको बुलाने वाला या उनको वो बोलने के लिए मजबूर करने वाले के दूसरे अलग लोग हैं। जी जी। अभी मान लीजिए कि बाबा साहब आम्बेडकर ने हम लोगों के लिए जो आरक्षण किया है, बाबा साहब को पता था कि यहाँ जो 6000 जातियां हैं जी, अगर 6000 जातियां को हम आरक्षित कैसे दे सकते हैं? सही बात है। तो इसीलिए बाबा साहब ने हम जातियों को एक वर्ग में संगठित करने का प्रयास किया था वो दिनों में। जी जी। ओबीसी के लिए उन्होंने एक वर्ग बनाया, अनुसूचित जाति के लिए एक और जमाती के लिए एक बनाया। सही बात है। अभी अपने महाराष्ट्र में मुझे ऐसा लगता है कोई 59 का अपने यहाँ कास्ट है बराबर। और पूरे भारत में 300 या 350 400 कुछ कास्ट होते हैं हमारी एससी की। जी। हाँ। अभी हर कास्ट को उसके जनसंख्या के प्रमाण में तो नौकरी आप नहीं दे सकते ना। हाँ। बाबा साहब की सोच में सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि बाबा, आप मान लीजिए कि हमारे यहाँ अगर कोई महाराष्ट्र का अपन उदाहरण लेंगे तो पूरे बौद्ध और महार बोल के महाराष्ट्र में 8.5% उनकी जनसंख्या है। जी जी। हाँ। और जो चामार समाज है उनकी लोक संख्या 1.5% है। जी। हाँ। हमारे जो आज जो अलग आरक्षण की मांग करने वाले हमारे जो लोग हैं उनकी लोक संख्या 2.5% है। अच्छा। अभी इसमें सबसे बड़ी नजाकत ये है बाबा साहब के थॉट की, देखिए। अच्छा। कि 2.5% वाला 13% के लिए कॉम्पीट करता है। वो 2.5% के लिए स्पर्धा नहीं करता। नहीं, 13 वाले के लिए करता है। नहीं 13% के लिए स्पर्धा करता अच्छा, है वो। जी जी जी। और 8-8.5% वाला है ना, वो भी 13 के लिए स्पर्धा करता है। अच्छा। देखिए, हमारे जो बाकी जो माइनॉरिटीज है हमारी कास्ट जी जी। हाँ। मान लीजिए भंगी है या कोई वाल्मीकि है अपने महाराष्ट्र में जी, या कोई होलार है, उनकी कितनी पॉपुलेशन है? अच्छा। कितनी पॉपुलेशन है उनकी? उनको तो मान लीजिए कि अगर 100 के वो बिंदु पॉइंट ले लेंगे तो उनका नंबर ही नहीं आएगा। अच्छा। तो कैसा होगा ये? तो हाँ। मेरा हमारे पूरे वो अनुसूचित जाति जमाती के लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हाँ। भाइयों, हाँ। ये जो षड्यंत्र है कि ये लोगों में आपस में फूट पाड़ो जी, और उन पे राज करो। ये अंग्रेजी की ऐसी नीति थी ना? ये फोड़ो झोड़ो और राज करो अंग्रेजी की नीति नहीं है, ये मनोवाद की नीति है। मनोवाद की है। अच्छा। जी जी। आप हम लोग उनको चुपी बदनाम करते हैं। अच्छा। उससे बड़ा जो है ना समाज में विभाजनवाद करने का काम यहाँ के मनोवादी व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था के अंग्रेजों ने बनाई। जी। हाँ। किसने बनाई? जाति व्यवस्था किसने बनाई है? नहीं, लोगों ने तो यही कहा कि अंग्रेजी की नीति है वो बोलकर। तो हम पढ़ते नहीं ना। अच्छा। और वो जो बोलते हैं वो उस तरह से हमारा दिमाग काम करता है। जी, लेकिन जी, बाबा जी, साहब को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले लोगों को इस बात का पता होना चाहिए हाँ। कि यहाँ के जो पिछड़ा वर्ग है, गरीब वर्ग है, जो अत्याचारित पीड़ित वर्ग है ना, हाँ। उनमें विभाजन करो, उनको फोड़ो, उनको मारो, फोड़ो झोड़ो और राज करो। अच्छा। ये जो नीति है ना अंग्रेजों की नहीं है। हाँ। यहाँ के मनोवाद की है। अच्छा। जातियां अंग्रेजों ने बनाई नहीं, हर जाति का अपना अपना काम अंग्रेजों ने हमको बांट के दिया है। ये तो हमने दिया है और काम भी ऐसा दिया। अगर कोई अस्पृश्य तो वो मरे वाले जो जानवर है उनको लेगा, उनका मांस खाएगा। हाँ। आदिवासी लोग हमारे जो बांट शिकार करके खाएंगे। जी जी, जिसका उसका काम दे दिया उन्होंने बांट कर। तो ये तो अंग्रेजों का काम नहीं ना। हाँ। मैं तो मानता हूँ कि मान लीजिए अगर अंग्रेज भारत में नहीं आते ना तो और 100 साल ये देश इसी तरह से चलता। जी 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 जी। नांगरे साहब, बात ऐसी है, अभी समझो, समझने वाली बात है, समझो। सरकार वर्गीकरण करती है तो इससे नुकसान किससे होगा और फायदा किससे होगा? अभी सरकार चाहे अभी मेरा अपना अनुमान गलत भी हो सकता है जी। आप चाहे मोर्चा निकालो, हाँ, चाहे कुछ भी करो जी, ये लोग तो वर्गीकरण करने वाले हैं। अच्छा। क्योंकि उनकी पूरी नजर है ना वो मातंग समाज के 2-2.5 वोट पे है। अच्छा, वोटों का राज चल रहा, समझो। ये वोटों का राज है। जी जी जी। हाँ। इसमें दूसरा कुछ भी नहीं है। हाँ। अच्छा।
अभी इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका होने वाला है? अच्छा इसमें सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है बाबा साहब के मूवमेंट का। अच्छा। मैं जातिगत लाभ या उसके फायदे की बात नहीं करता, तोटे की बात नहीं करता। जी 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 हाँ। मैं बाबा साहब की जो मूवमेंट है उसके बारे में बात करता हूँ। अच्छा अच्छा जी जी अभी पिछले स्वातंत्र्य मिलने के बाद हमारे यहाँ जो एक सामाजिक मूवमेंट चली, जी 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 संविधान मिला, और लोगों को ऐसा लगता था कि अब हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। जी। लेकिन जैसे हमारे अच्छे दिन आने वाले थे, वो हम लोगों ने वो गवा दिए है कि नहीं, जी, क्योंकि जी, हम जी। एक नहीं थे। सही बात है। अब इसमें सबसे बड़ा मान लीजिए कि बाबा साहब की मूवमेंट का तो सबसे बड़ा नुकसान है। जी। बाबा साहब का समाज इसके बाद सत्ता में नहीं आएगा। हम्म। आज अनुसूचित जाति में उन्होंने ये किया है, वो कर ओबीसी में भी ये करेंगे। जी जी जी। और मान लीजिए कि ओबीसी भी तितर बितर हो गए, एससी भी तितर बितर हो गए, अच्छा और एसटी भी तितर बितर हो गए, तो अच्छा। इस देश में बहुजन समाज पे अन्याय अत्याचार बढ़ते जाएंगे। जी और उसका विरोध कौन करेगा, उसका प्रतिकार कौन करेगा? जी 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 जी। आज संसद में या विधानसभा में हमारे लोग नहीं है क्या? है हमारे लोग। अच्छा। हमारे एमएलए है, हमारे एमपीज है। अच्छा। लेकिन वो हमारे नहीं है जी। हमारे नहीं है वो। हाँ 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 हाँ। यहाँ का जो एमपी है ना, वो ये कांग्रेस का होगा, अच्छा, या शिवसेना का होगा, या बीजेपी का होगा, या कम्युनिस्ट वाला होगा। अच्छा। और वो लोग जो कहेंगे ना, वो यही कहेंगे। अच्छा बराबर। ये अपने लोगों यहाँ है कि वो बोलने के लिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि अच्छा ये जो हमारे जो पिछड़े वर्ग है ना जी, तो ये रिजर्वेशन तो है कि पहले 10 साल के लिए था, बाबा साहब को पता था सही बात कि है, आगे चल के बात क्या बनने वाली है। हम्म। और मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। बाबा साहब जैसे ही वो पार्लियामेंट्री हॉल से बाहर आए, अच्छा, और हंसते हंसते आए थे, हम्म। और वहाँ कृपलाना जी खड़े थे। अच्छा, अब जब ये बाबा साहब हंसते, इसका मतलब उनको बहुत बुरा लगा कि ये क्यों हंस रहे? क्यों? नहीं हाँ। इतनी खुशी उनको देने वाली बात क्या हो गई है? अच्छा अच्छा अच्छा। वो हमको खुशी में नहीं देखना चाहते ना। मान लीजिए कि अगर कोई कई वरिष्ठ वर्ण का आदमी वहां है ना, अगर हम 2-4 लोग बातें करते, अरे साले क्यों हंस रहे, ऐसा अभी भी करते हैं ना। हाँ बराबर, जब घोड़ी पे नहीं बैठने देते। हाँ। तो बाबा साहब जैसे हंसते हंसते बाहर आ गए ना, तो कृपलानी जी ने बाबा साहब से बोले कि बाबा साहब आप बहुत खुशी में, आज क्या बात है? अच्छा, इतने खुशी में तो मैंने आपको पहले कभी नजर नहीं देखा था। अच्छा। बाबा साहब बोले, देखिए कृपला जी, मैं आज इस देश के राजनीतिक भविष्य का इस तरह से बंदोबस्त करके आया हूँ। अच्छा। कि अब लोगों पे शासन करने वाला जो लोग है ना, वो रानी के पेट से नहीं जन्म लेंगे। अच्छा। वो मतदान पेटी से जन्म लेंगे। हो अच्छा। और मतदान पेटी से कोई सवर्ण नहीं जन्म लेगा, वहां से कोई अछूत भी जन्म लेगा। अच्छा। और हम अछूत और स्वर्ण बल के इस देश का भविष्य, राजनीतिक भविष्य बनाएंगे और देश का हम शासन करेंगे। वाह। तो कृपला जी को बात तो बोले कि बाबा साहब आपकी बात तो सही है, हाँ। आप सही कहते हैं, लेकिन मैं आपको इस बात का यकीन देता हूँ कि आपका समाज बहुत दरिद्र है, बहुत अज्ञानी है, अच्छा, बहुत लाचार है। हम आपके समाज का वोट खरीद लेंगे। अच्छा। हम आपके समाज को ही खरीद लेंगे। अच्छा। और फिर से आप पे राज करेंगे। अच्छा, तो फिर बाबा साहब की प्रतिक्रिया क्या थी? बाबा साहब बोले, हाँ आप कहते हैं उसमें सच है, मेरा समाज दरिद्र है, लाचार है जी, अज्ञानी है, लेकिन हाँ मेरा समाज जब अपने वोट की कीमत समझ पाएगा, हाँ हाँ हाँ, तो आप जैसे भिखारी सारी दुनिया में कोई नहीं होंगे। बाबा साहब को ऐसी पक्की धारणा थी, उनका ऐसा दृढ़ विश्वास था, आज नहीं तो कल जी, मेरा समाज शिक्षा पाएगा, राजनीति में आएगा, समाज में आएगा, और सबसे ज्यादा वो अपने वोट की कीमत समझेगा। लेकिन बिल्कुल अभी बहुत दुख की बात, दुख से और बिल्कुल नाराजी से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा समाज अभी तक अपने वोट की कीमत नहीं जान पाया। इसीलिए
ओबीसी, एसटी और एससी समाज पूरी जनसंख्या के प्रमाण 75% होने के बाद भी हाँ हाँ। हम पे शासन वही 3 या 4, 3.5% लोगों का है। अच्छा। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब का पराभव है ना, वो कांग्रेस ने नहीं किया, वो बीजेपी ने नहीं किया, वो उनके अपने लोगों ने किया है। अच्छा। जी आपको जी। पता होगा कि वो भंडारा से और मुंबई से। बाबा साहब को किसने परास्त किया था? हम्म। मैं ये मानता हूँ कि बाबा साहब जैसे महान आदमी को वोट देने का काम वो जमाने के हमारे लोगों ने किया। जी जी जी, बराबर, मैं सही इस बात। बात का बिल्कुल धाड़स नहीं करूंगा हाँ। कि हमारे बहुजन समाज के लोगों ने बाबा साहब को मतदान नहीं किया होगा। जी जी जी। लेकिन बाबा साहब को हराने का काम किसने किया? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने किया, बराबर, दोनों सही। जगह कांग्रेस के लोग चुन के आ गए, और बॉम्बे में तो बाबा साहब को हराने का काम कम्युनिस्ट वाले लोगों ने जी किया। जी जी जी, सही हम बात, जिस सही बात। कम्युनिस्ट के साथ आप बात ठीक करते है, हैं। कोई बात नहीं, समय वैसा ही रहता, समय की जी, जी, प्रॉब्लम जी। बदलते हैं। अभी कम्युनिस्ट भी सत्ता में नहीं है, हम तो कभी सत्ता में नहीं थे, जी जी जी। कांग्रेस भी नहीं है। मैं तो इस बात बिल्कुल खुले दिल से करता हूं जी जी। कि कांग्रेस ने जब ये बहुजन या अनुसूचित जाति जमाती का स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व नष्ट करने की बात की ना, तब से कांग्रेस का पतन शुरू हो गया। जी, 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 और जी। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। जी जी। अगर कांग्रेस फिर सत्ता में आना चाहती है तो उनको हमारे लोगों को बहुत बड़े दिल से, जी ईमानदारी से हमारे लोगों के साथ संगठन करना बहुत जरूरी है। जी जी। नागरे साहब, बातों करने के लिए आपके पास तो विचारों का खजीना है, लेकिन समय की पाबंदी जी, है। जी। तो जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे ही रहेगा जी। कि लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से पूरा देश अभी आपको देख रहा है, आपकी बातें सुन रहा है, जी। तो घर में बैठे हुए लोग या लोगों के लिए क्या अपील करेंगे आप? देखिए, मैं जो घर में बैठे वाले लोग हैं, चाहे देहात में हो चाहे शहरों में हो, जी मैं उनके लिए सबसे पहले ये बात करूंगा कि भाई और बहनों, जी। आप पहले शिक्षा प्राप्त करो। जी आपको जानने से हमारा ठीक है कि वो 2011 की लोक संख्या, वो जनगणना अगर हम सामने रखें तो बाबा साहब को जो समाज है ना, उसका 80% लिटरेसी है। जी जी। लेकिन वो लिटरेसी है ना, वो कोई 10वीं पास है, खाली लिखना पढ़ना या कुछ दुकान की पार्टी वाचना जी, या कोई हाँ। बस पे, ये कोई शिक्षा नहीं है। सही बात है। हाँ समाज जिस शिक्षा की जरूरत है, हाँ। जिस बातों की जरूरत है, अगर वो बात की आप शिक्षा लेंगे तो समाज के साथ रहोगे। जी अगर आपको समाज के आगे जाना है जी। तो आपको इस बात की कल्पना करनी चाहिए कि आने वाले 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में समाज की शिक्षा की जरूरत क्या होगी, जी और उस शिक्षा व्यवस्था में हमको इन्वेस्ट करना है। जी। चाहे वो देश का गरीब हो या पिछड़ा हो। मुझे आप बहुत सारे लोग बोलते क्या करेंगे सर, वो पढ़ने लिखने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन आप पढ़े, हम पढ़े, वो जमाने में क्या था, सही बात। लेकिन हम पढ़े ना, बराबर। तो पढ़ना जरूरी है। आप जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आप बढ़ोगे नहीं। वाह। और आप जब तक बढ़ोगे नहीं तब तक आप लड़ोगे नहीं। वाह वाह। तो लड़ना, पढ़ना, बढ़ना और लड़ना, यही हमारी रीत है, आज की नहीं, बहुत पुरानी रीत है। जी जी जी। बहुत पुरानी रीत है। सही बात। वेदों से चलकर अभी संविधान तक हमारे लोगों की लड़ाई खत्म नहीं हुई। मैं तो कहता हूं कि अभी आपको बहुत सारी जोर से लड़ाई करनी पड़ेगी। ये एक बात है। हाँ। दूसरी बात मैं ये बनूंगा कि राजकीय भूमिका आप हमको लेनी पड़ेगी। सही बात। और वो भूमिका अगर लोगों के साथ लेंगे तो वो नहीं होगा। हमको बाबा साहब आम्बेडकर या बुद्ध है या हमारे जो भी महापुरुष है, जी जी, उन्होंने जो सिस्टम का जो हमारे लिए जो ढांचा बना के दिया है, जो संरचना बना के दी है, अच्छा, तो उसकी नीति पर हमको राजनीतिक संगठन करना पड़ेगा। सही बात है। और तीसरी बात है कि संस्थात्मक जो निर्मिति करनी चाहिए वो हमारे पास नहीं है। अच्छा। हमारा कोई कारखाना नहीं है, हमारा कोई चैनल नहीं है, लॉर्ड बुद्धा चैनल, तो हमारा कोई सैटेलाइट नहीं है। जी जी, हमारा कोई वर्तमान पत्र नहीं है। सही बात। हमारे कोई उद्योगपति नहीं है, हमारे कोई शिक्षापति भी नहीं है। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारी जो पोती है ना, वो स्कूल में जाती है। अच्छा। मैं उनको बहुत दिनों से करता हूँ कि अरे बेटा ए फॉर आम्बेडकर बोल, तो वो बोलती तुम गलत पढ़ा रहे हो। मैं राज्य का शिक्षण संचालक रहा हूँ। अच्छा। मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ा, लिखने नहीं बोलते हो तुम। हमारे स्कूल में ए फॉर एप्पल ही बनाया है। अच्छा। आम्बेडकर नहीं बने। अरे मैंने बोला बेटा बी फॉर बुद्धा कहना। हाँ, बी फॉर बाली बोली क्यों? अच्छा।
नहीं तो सही बात बेवफा ब्राह्मण बोल सकती है वो, सही लेकिन बात, बुद्धा सही नहीं बात। बोलेगी वो। यदि एजुकेशन सिस्टम बदलना पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम जो है ना, वो बहुजन समाज के हितों के लिए काम करने वाली जी, जी। एजुकेशन सिस्टम हम जब तक नहीं बनाते तो, और वहाँ के काम करने वाले लोग भी है ना, वो समाज के लिए अपने तहे दिल से ईमानदारी से काम करने वाले लोग चाहिए। जी, जी। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब का जो समाज है ना, वो इतना कृतज्ञ नहीं है। जी, 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 जी। चाहे वो कुछ लोग इधर उधर भागते होंगे, वो बात अलग ठीक है। है, लेकिन मैं मेरे समाज पे पूरा भरोसा रखता हूँ। जी। आज नहीं तो कल इस सिस्टम को बदलने का काम हमारा ही समाज करेगा। जी, जी, इस पे मेरा दृढ़ विश्वास है। जी। और मैं इस बात से मैं आप सब लोगों के लिए आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद साहब, आपने जो अपना कीमती समय हमारे लॉर्ड बुद्धा टीवी के श्रोतागण को दिया है आपने। और जैसे कि वामन दादा ने कहा था कि जमाना बदलेगा, आज नहीं तो कल जमाना बदलेगा, ये इस आशा के साथ में ये यहाँ पर अपन अपनी बात समाप्त करते हैं। भीमा तुझ्यामुळे फुटे जीवनात पालवी, भीमा तुझ्यामुळे फुटे जीवनास पालवी, वाट आम्हा बुद्धाची समतेची दाविली, वाह। वाट आम्हा बुद्धाची समतेची बाविली। तो दर्शकों, ये थे नंदन नागरे साहब, जो महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर से आते हैं। राज्य के शिक्षा संचालक बोलकर उन्होंने काम किया है। शिक्षा में बदलाव आना चाहिए, समाज में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, इसलिए उनके हमेशा प्रयास होते हैं। तो आने वाले दिनों में नंदन नागरे साहब के माध्यम से, उनके विचारों के माध्यम से ऐसा ही समाज का कार्य हो, और ये कार्य करने के लिए नंदन नागरे साहब को लंबी उम्र लग जाए, ऐसे उनके प्रति मंगल कामना जताते हुए और समय को देखते हुए मैं मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूं। फिर मिलते हैं मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।